फ्रांस की क्रांति 1789। जी हाँ, ये क्रांति 18वीं शताब्दी में फ्रांस में हुई। इसने फ्रांस में कई बदलाव लाए। पहले तो राजशाही समाप्त कर दी गई और अमेरिका के जैसे गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में नहीं हो सकी। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जिस भावना का विकास हुआ, उसने अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित किया। जी, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो भी इसी शताब्दी में हुआ था। को उसके बारे में बताएंगे, पहले इसके बारे में जान लीजिए। आज का जो टॉपिक है फ्रांस की क्रांति 1789। तो पहले हम फ्रांस की पुरातन व्यवस्था पर एक नज़र डालते हैं, जो कि क्रांति के पहले का है। 1789 के पूर्व फ्रांस में जो स्थिति व्याप्त थी उसे पुरातन व्यवस्था या प्राचीन शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। यद्यपि 18वीं शताब्दी में फ्रांस विशाल साम्राज्य का स्वामी और शक्तिशाली राज्य था तथा अन्य यूरोपीय राज्यों से इसकी स्थिति बेहतर थी, परंतु आंतरिक रूप से यह खोखला हो चुका था। इस समय समानती व्यवस्था का बोलबाला था। समाज तीन वर्गों में या वर्ग या स्टेटस कहिए, समाज तीन वर्गों या स्टेटस में विभक्त था। पहला था कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग, तीसरा साधारण वर्ग। इनमें प्रथम दो वर्ग जनसंख्या में कम होने पर भी प्रभावशाली और विशेष अधिकार प्राप्त थे। वर्ग के अंदर भी वर्ग थे। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। राजा अनियंत्रित सत्ता का स्वामी और स्वेच्छाचारी था। फ्रांस में प्रतिनिधि संस्थाओं का सर्वथा अभाव था। राज्य में कानूनी एकरूपता का सर्वथा अभाव था। राजा की इच्छा ही कानून थी, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। राजा और उसके कुलीन ऐश आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे। चर्च भी राज्य के अत्यंत प्रभावशाली संस्था थी। जनसंख्या का लगभग 90% किसानों का था, परंतु 60% भूमि पर कुलीन, चर्च और बड़े भूस्वामियों का ही अधिकार था। कुलीन और चर्च कर नहीं देते थे, करों का सारा बोझ साधारण जनता पर ही था। क्रांति के पूर्व फ्रांस की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि ने अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी। अनाज के उत्पादन में कमी के कारण इसकी आपूर्ति कम हो गई, अतः अनाज, विशेषतः पाव रोटी, जो जनसाधारण का भोजन था, की कीमत में अप्रत्याशित उछाल आई। महंगाई से कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति और अधिक खराब हो गई। श्रमिकों को मिल मालिक बढ़ी हुई महंगाई दर से मजदूरी नहीं देते थे, अतः उनकी स्थिति दयनीय होती गई। सूखे या ओले जैसे प्राकृतिक संकटों से सफल नष्ट होने पर और भी मुश्किलें बढ़ी। इससे लोगों के सामने जीविका का झंझट उत्पन्न हो गया। व्यापारियों और सौदागरों पर भी अनेक पाबंदियां थी। गिल्ड एक व्यापारिक संगठन था और प्रांतीय तथा स्थानीय कानून अबाध रूप से व्यापार की प्रगति नहीं होने देते थे। जिस प्रकार देश में कानून की एकरूपता का अभाव था तथा देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के कानून प्रचलित थे, उसी प्रकार स्थान स्थान पर व्यापारिक नियम और चुंगी बदलते रहते थे। समाज में इस समय एक नए सामाजिक वर्ग, मध्यम वर्ग का भी उदय हो रहा था। यह वर्ग जन्मजात विशेष अधिकारों का विरोधी एवं समानता और स्वतंत्रता का हिमायती था। इनके विचारों से जनमानस प्रभावित हो रहा था। 1774 में सम्राट लुई 16वां के सिंहासनारूढ़ होने के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था के कारण आर्थिक स्थिति लचर थी। राजकीय आय और राजा की व्यक्तिगत आय में कोई अंतर नहीं था। आय व्यय का लेखा जोखा नहीं रखा जाता था। अधिकांश धन राज परिवार के सदस्यों, कुलीनों तथा सामंतों के भोग विलास पर खर्च होता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की सैनिक सहायता करने के कारण फ्रांस पर करीब 10 अरब लिरवे फ्रांसीसी मुद्रा को कहा जाता है, 10 अरब लिरवे का कर्ज चढ़ गया था। इस पर उसे ब्याज भी बहुत अधिक देना पड़ रहा था। कुल मिलाकर प्राचीन शासन व्यवस्था में स्थिति भयावह रूप धारण कर विस्फोट बन चुकी थी। इन्हीं परिस्थितियों में
फ्रांस में क्रांति हुई जिसने पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर एक नए युग का आरंभ कर दिया। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के कारण। तो 1789 की फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले ही तैयार हो चुकी थी। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक कारणों से फ्रांस का वातावरण उद्वेलित था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने इस क्रांति को विकट ला दिया था। इस क्रांति के प्रमुख निम्नलिखित या अग्रलिखित कारण थे। फ्रांस की क्रांति के कारण कई कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिकों का असंतोष, बौद्धिक कारण, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, तत्कालीन कारण भी थे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक कारण को देखते हैं। राजनीतिक कारण के अंदर भी कई कारण थे, जैसे निरंकुश राजशाही, राज दरबार की विलासिता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, अति केंद्रीकृत प्रशासन, प्रशासनिक अव्यवस्था, न्याय व्यवस्था की दुर्बलता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। तो हम निरंकुश राजशाही को लेते हैं। तो यूरोप के अन्य देशों के समान फ्रांस में भी निरंकुश राजतंत्र था। राजा के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित थी। राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसकी इच्छा ही कानून थी। फ्रांस में बुर्बो वंश का सम्राट लुई 14वां दंभपूर्वक कहता था, मैं ही राज्य हूँ। लुई 16वां का भी कहना था कि मेरी इच्छा ही कानून है। इस व्यवस्था में राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध था। फ्रांस में राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए पार्लियामेंट, जिसे इंग्लिश में पार्लियामेंट भी कहा जाता है, फ्रांस में राजा की निरंकुशता को नियंत्रण करने के लिए पार्लियामेंट नामक संस्था थी। यह एक प्रकार का न्यायालय था। इसकी संख्या 17 थी। इसका विकास राज दरबार से हुआ था। यह एक प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय भी था जो राजा के निर्णयों की समीक्षा कर सकता था। मुख्य पार्लियामेंट पेरिस में थी। प्रांतों में भी यह संस्था थी। इसमें सिर्फ कुलीन वर्ग वाले ही न्यायाधीश थे। इनका पद वंशानुगत था, अतः ये भी अपनी सुख सुविधा के लिए राजा पर ही आश्रित थे। इस प्रकार राजा पर अंकुश लगाने के स्थान पर पार्लियामेंट राजा का ही समर्थन करती थी। दूसरा कारण राजदरबार की विलासिता। फ्रांस का राजदरबार विलासिता का केंद्र था। जनता से वसूला गया धन निर्ममता पूर्वक राजा अपने भोग विलास और आमोद प्रमोद पर खर्च करता था। लुई 16वां पेरिस से मीलों दूर वारसाई के शीश महल में रहता था। वह शान शौकत की जिंदगी व्यतीत करता था। उसकी सेवा के लिए असंख्य पदाधिकारी और दास दासियां थी। उसकी रानी मैरी एंतोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ये भी राज्य के आय की फिजूल खर्ची के लिए विख्यात थी तथा मैडम डेफिसेट के नाम से जानी जाती थी। इतना ही नहीं, राज दरबार में चटुकारों की भीड़ रहती थी जो राजा के ही समान भोग विलास में मग्न रहते थे। प्रशासनिक भ्रष्टाचार। राजा के सलाहकार, सेवक और अधिकारी भ्रष्ट थे। उनका एकमात्र उद्देश्य राजा की चटुकारिता कर अपना उल्लू सीधा करना था। राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पैरवी के नियुक्ति की जाती थी। पदाधिकारी एवं दरबारी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र में लगे रहते थे। इससे प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ा। अति केंद्रीकृत प्रशासन। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की एक बड़ी दुर्बलता यह थी कि प्रशासन की सारी शक्ति राजा के ही हाथों में केंद्रित थी। उसकी इच्छा और सहमति के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता था। स्वायत्त प्रशासन संस्थाओं का प्रचलन नहीं था। इस परिस्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था स्थिर पड़ गई, क्योंकि राजा को भोग विलास से निकलकर प्रशासन की ओर ध्यान देने की फुर्सत ही न थी। दूसरा है प्रशासनिक व्यवस्था। फ्रांस में प्रशासनिक एकरूपता का सर्वथा अभाव था। वहाँ का प्रशासन अव्यवस्थित एवं बेढंगा था। विभिन्न प्रांतों, जिलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में अलग अलग कानून प्रचलित थे। कानूनों में एकरूपता नहीं थी। विभिन्न क्षेत्रों में करीब 400 कानून प्रचलित थे। मापतौल की प्रणाली, न्याय व्यवस्था एवं कानून तथा मुद्रा में प्रचलन भी एकरूपता का अभाव था। न्याय व्यवस्था की दुर्बलता। फ्रांस की न्याय व्यवस्था में भी अनेक दुर्गुण विद्यमान थे। न्याय व्यवस्था अत्यंत महंगी थी। छोटे छोटे मुकदमों में भी अधिक धन खर्च होता था। सुयोग्य जज भी नहीं थे, इसीलिए न्याय पाना अत्यंत कठिन था।
फ्रांस की न्यायिक प्रक्रिया की सबसे विचित्र व्यवस्था थी राजज्ञा या लेटर द कैच। इसके द्वारा कोई भी कुलीन, दरबारी या सम्राट या प्रिय पात्र अपने विरोधियों को दंडित करवा सकता था। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। धनी लोग इसे खरीद कर इसका मनमाना दुरुपयोग करते थे। इसके अतिरिक्त दंड संबंधी कानून भी वर्ग विभेद था। समान अपराध के लिए उच्च वर्ग को हालांकि सजा परंतु जनसाधारण को हल्की सजा उच्च वर्ग को हल्की सजा परंतु जनसाधारण को कड़ी सजा दी जाती थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। फ्रांस की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं था। राजा के विरुद्ध भाषणों अथवा लेखों के माध्यम से आवाज़ नहीं उठाई जा सकती थी। भाषण, लेखन एवं प्रकाशन पर कठोर नियंत्रण था। राजा मुकदमा चलाए बिना भी किसी को गिरफ्तार कर दंडित कर सकता था। धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक धर्म था, इसीलिए प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था की गई थी। और दूसरा कारण सामाजिक कारण है। फ्रांस का समाज वर्ग विभाजित था। प्रत्येक वर्ग की स्थिति दूसरे वर्ग से भिन्न थी। समाज 3 वर्गों अथवा स्टेटस में विभक्त था। प्रत्येक वर्ग के उपवर्ग भी थे। पहला वर्ग पादरियों का तथा दूसरा वर्ग कुलीनों का था। तीसरे वर्ग में समाज के अन्य सभी लोग आते थे। हम पादरी वर्ग देखते हैं तो पादरी वर्ग फ्रांस में चर्च की प्रभावशाली भूमिका थी, अतः पादरियों का व्यापक प्रभाव था। यह फ्रांस का सर्वोच्च शक्तिशाली और सुविधा प्राप्त वर्ग था। इसे अनेक विशेष अधिकार प्राप्त थे। पादरी भी 2 वर्गों में बटे हुए थे, बड़े पादरी तथा साधारण पादरी। बड़े पादरी संख्या में कम थे परंतु उनके पास अगाध संपत्ति थी। फ्रांस की समस्त भूमि का बहुत बड़ा भाग उनके नियंत्रण में था। मठों की संपत्ति भी इनके नियंत्रण में थी। इनके पास आलीशान महल और हीरे जवाहरात भी थे। इन्हें राज्य को कर नहीं देना पड़ता था, बल्कि ये पादरी ही कुछ विशेष प्रकार के कर वसूलते थे। इनमें किसानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर या टाइद महत्वपूर्ण था। धार्मिक कर को टाइद कहा जाता था। टाइद। बड़े पादरियों का जीवन भोग विलास में बीतता था। आध्यात्मिकता से ये मीलों दूर थे। दूसरी ओर साधारण पादरी जो बड़ी संख्या में थे, कष्टमय जीवन व्यतीत करते थे। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इन्हें किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिलता था। इन्हें कोई विशेष अधिकार भी नहीं था। अब पढ़ेंगे कुलीन वर्ग। तो कुलीन वर्ग, यद्यपि इनका स्थान बड़े पादरियों के नीचे था, तथापि यह वर्ग भी सुविधा भोगी था। प्रशासन ने सेना तथा न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति इसी वर्ग से की जाती थी। इनके हाथों में शक्ति और धन दोनों थे। इनके पास फ्रांस की कुल भूमि का 1/5वां 1/5वां भाग, आलीशान महल तथा बाग बगीचे थे। राज्य की ओर से इन्हें उपहार और पारितोषिक भी दिए जाते थे। समाज में इनका काफ़ी सम्मान था। इन्हें माय लॉर्ड, योर ग्रेस जैसे सम्मानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता था। पादरियों के समान कुलीन वर्ग भी राज्य को कर नहीं देता था। इनका अधिकांश समय भोग विलास और राजा की चटुकारिता में व्यतीत होता था। पादरियों के समान कुलीन वर्ग भी 2 वर्गों में विभक्त था। जन्मजात कुलीन, पहला था जन्मजात कुलीन और दूसरा ओहदेदार कुलीन। तो जन्मजात कुलीनों में बड़े कुलीन राज दरबार से जुड़े हुए थे। वे वारसाई में राजा के निकट रहते थे। इनके पास बड़ी जमींदारियां थीं, पर वे स्वयं वहां नहीं रहते थे। चूँकि इनकी जमींदारियों का प्रबंध इनके कर्मचारी देखते थे, इसीलिए ये अनुपस्थित जमींदार कहलाते थे। छोटे कुलीन अपनी जमींदारी में देहातों में रहते थे। इन्हें देहाती जमींदार कहा जाता था। धन और सम्मान तथा विशेष अधिकार में ये बड़े कुलीनों से कमतर थे। ओहदेदार कुलीन राजा की कृपा प्राप्त कर सम्मान और पद पाते थे। प्रशासनिक पदों पर इनकी नियुक्ति भी होती थी। यद्यपि कुलीनों में भी वर्ग विभेद और आपसी मनमुटाव था, तथापि सर्वसाधारण वर्ग की तुलना में उन्हें अनेक विशेष अधिकार थे। सर्वसाधारण वर्ग सामाजिक पायदान की तीसरी पीढ़ी पर सामाजिक पायदान की तीसरी सीढ़ी पर सर्वसाधारण वर्ग के लोग आते थे। इनकी संख्या सबसे बड़ी थी, परंतु यह सुविधा विहीन वर्ग था। सर्वसाधारण वर्ग में किसानों की संख्या सबसे अधिक थी। इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। करों का सारा बोझ इन्हीं पर था।
राज्य के अतिरिक्त पादरियों एवं कुलीनों को भी ये कर देते थे। इन्हें बेगार भी करनी पड़ती थी। किसानों को विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। इन पर सामंती करों का बोझ अधिक था। सामंत को नियमित कर देने के अतिरिक्त विशेष अवसरों पर भी इन्हें कर चुकाना पड़ता था। विशेष अवसर जैसे शादी या श्राद्ध, बरखी, जैसे ये सब विशेष कर चुकाना पड़ता था, जैसे जन्मोत्सव, विवाह इत्यादि। सामूहिक रूप से तीसरे वर्ग को अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष कर या टाइल चुकाने पड़ते थे, जैसे नमक, तंबाकू पर अप्रत्यक्ष कर तो अनगिनत थे। राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था तीसरे वर्ग से प्राप्त कर ही आधारित थी। अब मध्यम वर्ग पढ़ेंगे। तीसरे स्टेट में ही मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग भी आता था। मध्यम वर्ग के लोग शहरों में रहते थे। इनमें पढ़े लिखे लोग, सरकारी कर्मचारी, लेखक, चिकित्सक, व्यापारी, पूंजीपति सभी आते थे। इनके पास योग्यता और धन दोनों था, परंतु सामाजिक सम्मान एवं विशेष अधिकार नहीं था। अतः इस वर्ग ने जन्मजात विशेष अधिकारों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा समानता की मांग की। मध्यम वर्ग के लोगों ने राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह का वातावरण तैयार किया। भाई क्यों ना करे, जब इसके पास सब चीज़ था, जैसे चिकित्सक, व्यापारी, पूंजीपति सभी आते थे और इसे समाज में सम्मान ही नहीं प्राप्त थे, तो इसका कारण राजा ही थे वहाँ का, या ये वंश जो पादरी या कुलीन वंश थे, ये ही ना, जिसके पास कुछ ना रहते हुए भी भोग विलास करते थे, राज्य करते थे। और ये मध्यम वर्ग जो गुणों से भरा पड़ा था, इन्हें कोई सम्मान ही नहीं प्राप्त था राज्य में, जिस कारण इनमें विद्रोह की भावना पल रही थी। अब देखते हैं आर्थिक कारण। 1789 की फ्रांस की क्रांति के लिए अनेक आर्थिक कारण भी उत्तरदायी थी। इनमें निम्नलिखित कारण महत्वपूर्ण है, जैसे अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। फ्रांस की अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित थी। राजकीय आय और राजा की व्यक्तिगत आय में अंतर नहीं था। किसी स्रोत से कितना धन आना है और किन किन मदों में उन्हें खर्च करना है निश्चित नहीं था। निश्चित योजना के अभाव में फ्रांस में आर्थिक तंगी थी। क्रांति के समय फ्रांस वस्तुतः दिवालिया हो चुका था। दोषपूर्ण कर व्यवस्था फ्रांस की कर प्रणाली। दूसरा कारण था दोषपूर्ण कर व्यवस्था। फ्रांस की कर प्रणाली दोषपूर्ण थी। समाज के प्रथम दो वर्ग कर मुक्त थे। कर का सहारा बोझ तृतीय वर्ग, विशेषतः किसानों पर था। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रांस में पादरी पूजा करते थे, कुलीन युद्ध करते थे और जनता कर देती थी। जी हाँ, तो यहाँ पादरी और कुलीन जो थे, यही दो वर्ग कर मुक्त थे। तो ऐसी व्यवस्था में असंतोष होना स्वाभाविक था। तीसरा कारण था कर वसूली की प्रणाली। फ्रांस में कर निश्चित नहीं थे, इन्हें इच्छा अनुसार बढ़ाया जा सकता था। टैक्स वसूलने का काम ठेका पर दिया जाता था। ये ठेकेदार ठेकेदार को टैक्स फार्मर कहा जाता था। ये ठेकेदार मनमाना कर वसूल कर स्वयं अधिक से अधिक धन कमाते थे। धन वसूलने के लिए वे किसानों पर अत्याचार करते थे। ऐसा कहा जाता है कि टैक्स फार्मर अस्त्र शस्त्र युक्त आक्रमणकारियों से भी अधिक विनाशकारी थे। टैक्स फार्मर यानी ठेकेदार। जब यहाँ राजा के राज्य में कोई टैक्स कर का निश्चित नहीं था कि किसे कितना कर लेना है, तो ये जो ठेकेदार थे अपने इच्छा से जाके जनता पे शासन करके, किसानों पे, मजदूरों पे शासन करके उससे मनमाना कर वसूलते थे और खुद से कम वो अपनी ज़्यादा रखते थे और राजा को बहुत कम दिया करते थे, क्योंकि वहाँ कोई लिमिट नहीं थी जो इतना देना ही है। तो इसके साथ साथ विशेष लोगों को कर में छूट देने तथा सही ढंग से खजाना में कर नहीं जमा करने में फ्रांस आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया। खर्च बढ़ता गया और आमदनी घटती गई। व्यापारिक और व्यावसायिक अवरोध। आर्थिक कारण ये भी है कि व्यापारिक एवं व्यावसायिक अवरोध। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था में व्यवसाय एवं वाणिज्य का विकास भी ठप पड़ गया। व्यवसायियों और व्यापारियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। उन्हें प्रत्येक प्रांत, जिला, शहर और स्थान में विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। गिल्ड भी अबाध व्यापार में रोड़ा अटकाते थे। इसीलिए व्यवसाय वाणिज्य लाभप्रद नहीं रहा। इसका बुरा असर फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। आर्थिक कारण बेकारी की समस्या भी थी। बेकारी की समस्या ने भी आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया। औद्योगिकीकरण के कारण घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए। इनमें कार्यरत कारीगर और मजदूर बेकार हो गए, अतः वे क्रांति के समर्थक बन गए।
अब सैनिकों का असंतोष। फ्रांस में सैनिक वर्ग, जिसमें अधिकांशतः किसान थे, भी तत्कालीन व्यवस्था से असंतुष्ट था। उन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता था। क्रांति के समय सैनिकों का बहुत दिनों से वेतन बकाया था। सैनिकों के भोजन वस्त्र का भी समुचित प्रबंध नहीं था। सेना में पदोन्नति योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी। उच्च पदों पर सिर्फ कुलीन वर्ग के लोग ही नियुक्त होते थे। इससे सेना भी असंतुष्ट थी। बौद्धिक कारण, दूसरा कारण बौद्धिक कारण भी है। फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के बौद्धिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस में अनेक दार्शनिक, विचारक और लेखक हुए। इन लोगों ने तत्कालीन व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। जनता इनके विचारों से गहरे रूप से प्रभावित हुई एवं क्रांति के लिए तैयार हो गई। जिन दार्शनिकों ने फ्रांस के जनमानस को झकझोर दिया, उनमें मोंटेस्क्यू, वाल्तेयर और रूसो के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जिन दार्शनिकों ने फ्रांस के जनमानस को झकझोर दिया, उनमें मोंटेस्क्यू, वाल्तेयर और रूसो के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मोंटेस्क्यू, जन्म 1689 और मृत्यु 1755। वह उदार विचारों वाला दार्शनिक था। यद्यपि वह स्वयं कुलीन वंशी तथा उसमें राज्य और चर्च दोनों की कटु आलोचना की। उसने अनेक पुस्तकों की रचना की, जैसे पर्शियन लेटर्स तथा द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसका मानना था कि जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता मानव के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। उसने कहा कि यदि शासक उचित रूप से अपने उत्तरदायित्वों का पालन नहीं कर सके तो उसे क्रांति द्वारा नष्ट करने का अधिकार समाज को प्राप्त है। मोंटेस्क्यू की सबसे बड़ी देन शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। अपनी पुस्तक विधि की आत्मा तथा द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो 1748 में प्रकाशित हुई, में उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार राज्य की शक्तियाँ कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका एक ही हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से शासन निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं होगा। मोंटेस्क्यू के सिद्धांतों का प्रभाव अमेरिका में भी पड़ा। अमेरिका उपनिवेशों ने इंग्लैंड से स्वतंत्र होने के बाद अपने संविधान में इस सिद्धांत को प्रमुख स्थान दिया। अतः फ्रांस में भी ऐसी मांग की जाने लगी। वाल्तेयर, 1694 में जन्म और 1778 में इसकी मृत्यु हो गई। मोंटेस्क्यू के समान वाल्तेयर ने भी अपने लेखों और पुस्तकों में राज्य और चर्च की कड़ी आलोचना की। वह प्रबुद्ध निरंकुश शासन में विश्वास करता था। उसका मानना था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। उसने चर्च के भ्रष्टाचार पर भी कड़ी चोट की। उसने भ्रष्ट गिरजे को नष्ट करने का आह्वान किया। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण वाल्तेयर को देश निकाला का दंड भुगतान करना पड़ा, परंतु जनता पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी पुस्तकों में उल्लेखनीय है ला हेनरी एड तथा लेटर्स फिलोसफिकस ज्यों जाक रूसो। ये इसका जन्म 1712 में हुआ और मृत्यु 1778 में। रूसो फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिक था। उसकी प्रमुख पुस्तकें हैं एमिली और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थक था। अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में प्रकाशित हुई थी, में उसने जनमत क्यों ही सर्वशक्तिशाली माना। राज्य तो जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही बना था। वह वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट था। उसका कहना था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। रूसो ने इन जंजीरों को तोड़ फेंकने को कहा। रूसो के क्रांतिकारी विचारों ने फ्रांस में क्रांति के विस्फोट के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जॉन लॉक, जिसका जन्म 1632 में हुआ और निधन 1704 में। इस समय एक अन्य प्रबुद्ध चिंतक था जॉन लॉक। उसने राजशाही के दैविक स्वरूप और निरंकुशवाद का जोरदार खंडन किया। अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, जो 1690 में प्रकाशित हुई, में उसने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वह मानव के प्राकृतिक अधिकारों तथा सीमित राजनीतिक सत्ता का समर्थक था। उसने राजनीतिक उदारवाद का समर्थन किया। उसके विचारों का प्रभाव अमेरिकी संविधान तथा फ्रांस की क्रांति पर पड़ा। रूसो ने लॉक के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता और राज्य में अनुबंध की बात कही। अन्य बुद्धिजीवी, इन विचारों के अतिरिक्त फ्रांस में अन्य लेखक एवं विद्वान भी हुए जिनके विचारों ने क्रांति की प्रेरणा दी। 35 खंडों में प्रकाशित अपने विश्वकोश में दिदरो
दिदरो, जिसका जन्म 1713 में हुआ और निधन 1784 में, ने निरंकुश राजतंत्र, सामंतवाद एवं जनता के शोषण की घोर भर्त्सना की। फ्रांस के अर्थशास्त्रियों क्वेस ने, तुर्जो और नेकर ने फ्रांस की दुर्बल अर्थव्यवस्था की आलोचना कर इसमें सुधार लाने के उपाय सुझाए। इन अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक शोषण की आलोचना की तथा मुक्त व्यापार की वकालत की। इन सभी फ्रांस की जनता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। फ्रांस की क्रांति में विदेशी घटनाओं के प्रभाव का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें फ्रांस की क्रांति पर विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति के पूर्व ही 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन समाप्त हुआ था तथा जनता के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हुई। इसी के बाद 1689 में पारित अधिकारों के घोषणा पत्र बिल ऑफ राइट्स द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई। राजा की निरंकुशता पर संसद ने नियंत्रण लगा दिया। फ्रांस में भी लोग इंग्लैंड जैसी संवैधानिक शासन व्यवस्था की कामना करने लगे। गौरवपूर्ण क्रांति के अतिरिक्त अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भी फ्रांस पर प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी सैनिकों ने लफायत के नेतृत्व में इस युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने देखा था कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने कैसे औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर वहां लोकतंत्र की स्थापना की थी। स्वदेश वापस लौटकर उन लोगों ने पाया कि जिन सिद्धांतों की रक्षा के लिए वे अमेरिका में युद्ध कर रहे थे उनका अपने देश में ही अभाव था। अतः वे सैनिक फ्रांस में क्रांति के अग्रदूत बनकर लोकतंत्र का संदेश फैलाने लगे। जनसाधारण इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ। फ्रांस द्वारा इस संग्राम में भाग लेने से उसकी आर्थिक स्थिति और अधिक बिगड़ गई। इस पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। इसे चुकाने के लिए सरकार को भारी सूद देना पड़ा। इसके लिए कर बढ़ाना आवश्यक था। बाध्य होकर लुई 16वां को स्टेटस जनरल की बैठक बुलानी पड़ी। इसी के साथ क्रांति आरंभ हुई। अब देखते हैं फ्रांस की क्रांति में तत्कालीन कारण क्या था। लुई 16वां की अयोग्यता। फ्रांस में विषम परिस्थिति होते हुए भी संभवतः क्रांति नहीं होती अगर शासन की बागडोर एक योग्य राजा के हाथों में होती। दुर्भाग्यवश क्रांति आरंभ होने के समय फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वां जैसा अविवेकी और अयोग्य शासक था। मात्र 20 वर्ष की आयु में 1774 में वह गद्दी पर बैठा। अतः उसमें प्रशासनिक अनुभव नहीं था। उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति का भी अभाव था। वह प्रशासन चलाने में असमर्थ था। इसका सारा समय भोग विलास में व्यतीत होता था। रानी मैरी एंतोइनेट का उस पर गाढ़ा प्रभाव था। जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी वह भी फिजूल खर्ची के लिए विख्यात थी। उस समय फ्रांस में आर्थिक संकट छाया हुआ था और राज्य तेजी से दिवालियापन की ओर बढ़ रहा था। आरंभ में लुई ने राज्य की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास अपने मंत्रियों के साथ किया, परंतु वे सभी विफल हो गए। लुई के मंत्रियों ने आर्थिक संकट से बचने के लिए कुछ उपाय सुझाए, जिनमें कुलीनों पर कर लगाना शामिल था। कुलीन इसके लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने राजा पर दबाव डालकर तुर्जो 1774 में से 1776 और नेकर 1781 को बर्खास्त करवा दिया। पोस्ट बाध्य होकर राजा ने स्टेटस जनरल, जो फ्रांस की संसद के समान थी और जिसकी बैठक 175 वर्षों से नहीं हुई थी, को बुलाने का निर्णय लिया। लुई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि राजा को अपनी स्वेच्छा से कर लगाने का अधिकार नहीं था। इसके लिए स्टेटस जनरल की मंजूरी आवश्यक थी। 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की बैठक आरंभ हुई। इसके साथ ही फ्रांस की क्रांति का आरंभ हुआ। फ्रांस में क्रांति होने के विशिष्ट कारण भी थे, जैसे मध्यम वर्ग का उदय, दार्शनिक की भूमिका, अयोग्य और अविवेकी राजा, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। इस पे भी हमारा वीडियो बनके तैयार है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं या फिर आप चैनल को ओपन करके अंदर से लिंक ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको पूरा फ्रांस की क्रांति बता के जाएंगे आज। सो बने रहिए हमारे साथ।